हेलो बच्चों, माई सेल्फ गौरव अरोड़ा। बच्चों, मैंने आपको इनकम टैक्स की अमेंडमेंट करा दी थी, वो सिर्फ 2 ही थी। अब मैं आपको करा रहा हूँ जीएसटी अमेंडमेंट्स, जो कि एप्लीकेबल हैं सीए इंटर दिसंबर 2021 के लिए। बच्चों, हम इसको 2 पार्ट में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में अभी करा रहा हूँ। सेकेंड पार्ट में मैं आपको QRMP स्कीम बताऊंगा, जो कि हमारी चैप्टर 11 से रिलेटेड है, रिटर्न अंडर जीएसटी। बाकी सारी अमेंडमेंट बच्चों इस क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। बच्चों, हमने जो अमेंडमेंट लिखी हैं वो अपने मॉड्यूल के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर दिए हैं। मैं हर चैप्टर का नाम बोलूंगा आपको, ताकि आपको पता लगे कि किसमें अमेंडमेंट है और किसमें नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों, चैप्टर 1 to 4 हमारे मॉड्यूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर है बच्चों सप्लाई अंडर जीएसटी, सेकंड है शेड्यूल्स टू सेक्शन 7, थर्ड है वैल्यू ऑफ सप्लाई और फोर्थ है टाइम ऑफ सप्लाई। इन चारों चैप्टर्स में बच्चों कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, मतलब आपके लिए उन 4 चैप्टरों में कोई चेंज नहीं है। चैप्टर 5 इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो एक बार बच्चों चैप्टर 5 की अमेंडमेंट को समझना। हमने ना सेक्शन 16 पढ़ा है, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। 16(2) में कंडीशंस दे रखी है, तो उसमें पहली है पोजेशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। हमारे पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। इसी के साथ बच्चों रूल 36(4) इंसर्ट किया गया, जो हमें कहता है क्रेडिट हमें तभी मिलेगा जब इनवॉइसेस डेबिट नोट जो हमारे पास है वो हमारे सप्लायर ने अपने जीएसटीआर 1 में अपलोड कर दिए। इस पे ना गवर्नमेंट ने 10% की रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है। इस तरह से दे रखा है बच्चों, आईटीसी ऑन इनवॉइसेस डेबिट नोट विच हैव बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर, उसमें तो आपको 100% आईटीसी मिल जाएगा। और दूसरे नंबर पे आईटीसी ऑन इनवॉइस डेबिट नोट विच हैव नॉट बीन अपलोडेड बाय सप्लायर इन देयर जीएसटीआर 1। तो पहले क्या था, यहाँ 10% मिलता था, जो ऊपर ये कंप्यूट हुआ है दैट इज कॉल्ड एलिजिबल आईटीसी। मतलब आप इलिजिबल आईटीसी किसको कहेंगे, जिस इनवॉइस डेबिट नोट को आपके सप्लायर ने अपने जीएसटीआर 1 में अपलोड कर दिया है। और जिसको अपलोड नहीं किया उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट कहती है कि अगर वो अमाउंट, वो इनवॉइसेस जिसकी आप बात कर रहे हो, वो आईटीसी, इलिजिबल आईटीसी जो ये हमारा कंप्यूट हुआ है, इसके 10% से ज्यादा नहीं है तो आपको पूरा क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन मैक्सिमम कहां तक मिल सकता है, अप टू 10% ऑफ इलिजिबल क्रेडिट अवेलेबल ऑन इनवॉइसेस डेबिट नोट अपलोडेड बाय सप्लायर इन देयर जीएसटीआर 1 कैन बी क्लेम्ड ऑन सच इनवॉइसेस डेबिट नोट। हमने इसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़े थे। अब चेंज क्या आया, इसको गवर्नमेंट ने 5% कर दिया। एक बार बच्चों अमेंडमेंट पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। आईटीसी टू बी अवेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस डेबिट नोट नॉट अपलोडेड बाय द सप्लायर इन देयर जीएसटीआर 1 reduced from 10% to 5% of eligible ITC। तो एक बार पढ़ते हैं कैसे लिखा है। सेक्शन 16(2) of CGST Act enlists certain condition for availing ITC, wherein one of the condition is that taxpayer must be in possession of tax invoice or other tax-paying document in respect of which he is claiming ITC। और रूल 36(4) कहता है कि उसमें आपके पास जिन इनवॉइसेस डेबिट नोट का क्रेडिट नहीं है, उसके ऊपर पहले गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लेकर आई थी 20%, फिर उसको रिड्यूस करके 10% किया, और अब आपके लिए एप्लीकेबल है 5%। ये 1 जनवरी 2021 से गवर्नमेंट ने एप्लीकेबल किया है। तो अब हमारा ये किस तरह से बन गया बच्चों। फर्स्ट, आईटीसी ऑन इनवॉइसेस डेबिट नोट विच हैव बीन अपलोडेड बाय सप्लायर इन देयर जीएसटीआर 1, उसके रिगार्डिंग 100%, दैट इज कॉल्ड एलिजिबल आईटीसी। और सेकंड बच्चों, आईटीसी ऑन इनवॉइसेस डेबिट नोट विच हैव नॉट बीन अपलोडेड बाय सप्लायर इन देयर जीएसटीआर 1, तो आपको मैक्सिमम 5% ऑफ एलिजिबल आईटीसी तक की क्रेडिट मिल सकता है। अगर आपका कम है तो बस वही मिलेगा। एक बार बच्चों एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मिस्टर विजय, ए रजिस्टर्ड सप्लायर, रिसीव 100 इनवॉइसेस फॉर इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्विंग जीएसटी ऑफ ₹10 lakh फ्रॉम वेरियस सप्लायर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर। Compute the ITC that can be claimed by Mr. Vijay in his GSTR 3B for the month of October to be filed by 20th November in the following independent cases, assuming that GST of ₹10 lakh is otherwise eligible for ITC। मतलब बाकी सारी कंडीशन पूरी है। अब केस 1 में कह रहा है, आउट ऑफ 100 इनवॉइसेस, 80 इनवॉइसेस इन्वॉल्विंग GST of ₹6 lakh have been uploaded by the supplier in their respective GSTR 1s filed on the prescribed due date thereof.
अगर बच्चों पहले केस की बात करूं तो टोटल 100 इनवॉइसेस में से 80 इनवॉइसेस तो सप्लायर ने अपलोड कर दी है, वो 6 लाख रुपीस वैल्यू का जीएसटी है, तो ये तो हो गया इलिजिबल आईटीसी। तो ये आपसे पूछ रहा है कितना आपको जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा, तो बच्चों आंसर है अमेंडमेंट के साथ। तो केस 1 का हम आंसर लिखेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ 80 इनवॉइसेस जो अपलोड हो चुकी हैं जीएसटीआर 1 में सप्लायर के 6 लाख वैल्यू की, ये सारा इलिजिबल है, तो इसका आपको क्रेडिट मिलेगा। बाकी कितने अमाउंट की इनवॉइसेस नहीं है, 4 लाख की। इन रिस्पेक्ट ऑफ 20 इनवॉइसेस नॉट अपलोडेड इन जीएसटीआर 1, लेकिन आप 6 लाख का 5% करेंगे बच्चों, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको क्रेडिट इन 4 लाख में से सिर्फ 30,000 का मिल सकता है। तो टोटल आईटीसी यू कैन क्लेम्ड फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 6,30,000। फिर बच्चों अब ये सेकंड केस ले रहा है कि मान लो 100 इनवॉइसेस में से 85 इनवॉइसेस जिसकी वैल्यू 9.6 लाख, जो जीएसटी है उसकी वैल्यू 9.6 लाख है, हैव बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर, तो ये इलिजिबल आईटीसी हो गया। तो हम इसका अगर 5% करें तो 48,000, और जबकि सिर्फ 40,000 बचा है, तो इस बार तो पूरे का क्रेडिट मिल जाएगा। 5% मैक्सिमम लिमिट है, ये नहीं कि 5% मिलना ही मिलना है। अगर आपके सप्लायर ने इनवॉइसेस अपलोड नहीं की तो उसका क्रेडिट मिल सकता है टोटल एलिजिबल क्रेडिट के 5% के बराबर। जैसे देखो बच्चों 85 इनवॉइसेस अपलोडेड जो हुई है, जीएसटी उससे रिलेटेड 9.6 लाख है, ये पूरा एलिजिबल है। इसके बाद यहां पर ये 5% ऑफ 9,60,000 के मैक्सिमम बराबर हो सकता है 48,000, लेकिन आप कहोगे सर हमारा तो सिर्फ 40,000 है, तो 40,000 का क्रेडिट मिल जाएगा। तो टोटल इलिजिबल आईटीसी 10 लाख। बच्चों ये चेंज समझना है, पहले यहाँ 5% की जगह 10% था। और बच्चों सेकंड अमेंडमेंट, पहले मैं आपको समझाता हूं कि सेकंड अमेंडमेंट क्या है, फिर हम यहां से रीड आउट करेंगे। दो ही बच्चों हमारी अमेंडमेंट है, सेकंड अमेंडमेंट है, इन्होंने ना एक रूल 86 बी इंसर्ट किया है। अब ये रूल क्या कहता है समझना बच्चों, रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो बच्चों ये रूल 86 बी क्या रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है, मान लेते हैं बच्चों हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो अमाउंट अवेलेबल है वो 2 लाख रुपीस है, और हमारी पर्टिकुलर मंथ की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बनी जो हमने कलेक्ट किया है वो है 1,80,000। इस अकॉर्डिंग तो ये 2 लाख में एक बार आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी सबके केस में 99% है, तो मैं एक बार उसको इग्नोर करके सीधी बात करना चाहता हूं कि ये जो 2 लाख है ये मान लेते हैं आईजीएसटी है, और ये हमारा आउटपुट आईजीएसटी है। इस अकॉर्डिंग तो पहले क्या है कि ये 2 लाख आप 180 क्रेडिट ले लेंगे और बाकी 20,000 क्रेडिट नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, नेट टैक्स पेएबल नील हो जाएगा। अब गवर्नमेंट कहती है कि ये जो आपका आउटपुट टैक्स कलेक्टेड है ना, इसके 99% से ज्यादा आप क्रेडिट नहीं ले सकते। 1,80,000 का 99% कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली 1% अगर इसमें से 1,800 छोड़ दूं तो मैक्सिमम क्रेडिट हम दे सकते हैं 1,78,200। 1,800 तो हमें कैश में पे करना ही पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू ही पेमेंट करना पड़ेगा। उस केस में आपका 178,200 क्रेडिट मिल जाएगा, रिमेनिंग जो है 21,200 नेक्स्ट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और आपको नेट आउटपुट टैक्स कितना पे करना पड़ेगा 1,800। ये तीनों पे अप्लाई होगा, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी पर। जैसे मान लो यहाँ पर तीनों आपके आउटपुट टैक्स होते, आईजीएसटी भी, सीजीएसटी भी, एसजीएसटी भी। ये मान लेता हूं 2 लाख, ये 1 लाख, ये 1 लाख। तो आप में से कहते हो कि कितना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से यूज हो सकता है, तो मैं कहूंगा 198, 99%, 99,000, 99,000। ये बच्चों आपको समझना है। हालांकि बच्चों 86 बी तभी एप्लीकेबल होगा जब उस पर्सन की पर्टिकुलर मंथ में टैक्सेबल सप्लाई अदर देन एग्जाम्प्ट सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई 50 लाख से ज्यादा होगी। हम कहेंगे हाउएवर दिस रूल will be applicable to assessee only when
वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई other than exempt supply and zero rated supply in the particular month exceeds 50 lakh। अगर मान लो बच्चों 1 मंथ में 50 लाख से ऊपर है और नेक्स्ट मंथ 50 लाख से कम है, तो जिस मंथ में 50 लाख से ऊपर है उसमें तो ये रूल एप्लीकेबल होगा, लेकिन जिसमें 50 लाख से कम है वहां ये एप्लीकेबल नहीं होगा। और बच्चों कुछ एक्सेप्शन भी हैं जिन केसेस में रूल 86 बी एप्लीकेबल नहीं होता, तो वो अभी हम पढ़ेंगे। पहले एक बार नॉर्मल प्रोविजन को पढ़ते हैं। तो देखो कैसे लिखा है, रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, रूल 86 बी ऑफ CGST रूल। Rule 86B of CGST rules have been newly inserted with effect from 1st January 2021 to restrict the amount available in electronic credit ledger which a registered person can use to discharge his output tax liability. Rule 86B provide that a registered person shall not use amount available in electronic credit ledger to discharge his liability towards output tax in excess of 90% of such tax liability. In cases where value of taxable supply other than exempt supply and zero rated supply in a month exceeds 50 lakh, मतलब ये रूल तभी एप्लीकेबल होगा जब उस पर्टिकुलर मंथ में आपकी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख से ऊपर है। आप मैक्सिमम 99% ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से ले सकते हैं। 1% तो एटलीस्ट आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल दिया है बच्चों इंस्टीट्यूट ने, एक बार पढ़ते हैं। The total value of interstate supply of Raman and Sons for the month of February 2021 is 100 lakh. Said supply is taxable at the rate of 18% IGST। अब बच्चों 50 लाख से ऊपर हो गई फरवरी मंथ की वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, 18% से कितना आपका आउटपुट टैक्स बना 18 लाख। Thus total output tax liability of Raman and Son is 18 lakh. Amount available in electronic credit ledger is 20 lakh. In terms of restriction imposed by 86B, Raman and Sons can discharge 90% of output tax liability, that is 17,82,000, 99% of 18 lakh from the amount available in electronic credit ledger. However, it has to mandatorily discharge the balance 1% of output tax liability, that is rupees 18,000, 1% of 18 lakh थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ओनली। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। 86B किस पे एप्लीकेबल होगा, अगर पर्टिकुलर मंथ में वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई एक्सीड्स रुपीज 50 लाख। जिस मंथ में 50 लाख से ऊपर नहीं है ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। अब बच्चों मैं एक्सेप्शंस पढ़ाता हूं आपको। इन्होंने ना हमें 4 एक्सेप्शंस दिए हैं, वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। पहला एक्सेप्शन है बच्चों, इसमें है बच्चों अगर ये सेड पर्सन जिसकी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई पर्टिकुलर मंथ में 50 लाख से ऊपर है, इसने अपने 2 पिछले फाइनेंशियल ईयर्स में जो इनकम टैक्स की पेमेंट है वो 1 लाख से ऊपर की है ईच ऑफ द प्रोसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर, उसके ऊपर रूल 86B एप्लीकेबल नहीं होगा। अभी हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, एक बार लिख लेते हैं। वेयर द सेड पर्सन हैज पेड more than rupees 1 lakh as income tax in each of the last 2 financial years, for which the time limit to file return of income under section 139(1) of Income Tax Act 1961 has expired। मतलब वो बच्चों 2 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स की बात कर रहा है। दूसरा एक्सेप्शन है बच्चों, अगर रजिस्टर्ड पर्सन जो एक एक्सपोर्टर है जीरो रेटेड सप्लाई करता है, अगर उसका रिफंड प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अनयूटिलाइज आईटीसी के कारण 1 लाख से ऊपर बना है या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होता है बच्चों जहां आउटपुट टैक्स रेट इनपुट टैक्स रेट से कम होता है, इस कारण से हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्यूमुलेट हो रहा होता है पर बाद में हमें वो रिफंड मिल जाता है। तो प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर हमारा रिफंड 1 लाख से ऊपर बना है तो भी रूल 86B हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। मैं लिखता हूं बच्चों, वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड
a refund of more than rupees 1 lakh in the preceding financial year on account of unutilized ITC. In case of zero rated supply made without payment of tax or inverted duty structure. इसका मैं मीनिंग लिख रहा हूं, अगर आपका आउटपुट टैक्स रेट कम है इनपुट टैक्स रेट से। अभी बच्चों लाइन टू लाइन ऊपर पढ़ेंगे भी सही। थर्ड है बच्चों, मान लो हम अगस्त मंथ की बात कर रहे हैं, मैं भी आपको समझाता हूं। जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है उसके अगस्त मंथ की यहाँ कंप्यूटेशन हो रही है और उससे पहले 4 मंथ्स पास हो चुके हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। और इन 4 मंथ्स में जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से अमाउंट पे किया है वो टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के 1% से ज्यादा है। जैसे हम बच्चों एग्जांपल लेते हैं कि अप्रैल मंथ में 3 लाख रुपीस आउटपुट टैक्स बना और जो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में इनपुट पड़ा था वो मान लेते हैं 2 लाख था, तो आपने कितना पे किया 1 लाख, 33 1/3%। नेक्स्ट मंथ में मान लेते हैं 4 लाख आउटपुट टैक्स था, क्रेडिट लेजर में पड़ा था 360, 40,000, 10%। थर्ड में मान लेते हैं बच्चों जून में 8 लाख, क्रेडिट लेजर में 6 लाख पड़े थे, 2 लाख कैश लेजर से पे किए, 25%। जुलाई मंथ में मान लेते हैं 10 लाख था बच्चों ये अमाउंट, हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 7 लाख थे तो 3 लाख पे किए, 30%। आप इकट्ठे में देखो आपने कितना पे किया है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से, मैं कहूंगा 6,40,000। मैंने इन चारों का टोटल कर दिया और टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनती कितनी है 25 लाख बच्चों। तो मैंने इसका परसेंटेज कंप्यूट किया 25.6%, मतलब 1% से ज्यादा पे कर चुके हैं। तो उस केस में मान लेते हैं बच्चों अगस्त मंथ में हमारा आउटपुट टैक्स 3 लाख है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में भी 3 लाख है, तो आपके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फोर्थ पॉइंट होता है बच्चों, वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन इज ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयू, लोकल अथॉरिटी या स्टैट्यूटरी बॉडी। तो एक बार बच्चों रीड आउट करते हैं, द रेस्ट्रिक्शन शैल नॉट अप्लाई इन फॉलोइंग केसेस। पहला केस बच्चों, वेयर द सेड पर्सन, चाहे वो प्रोपराइटर, कर्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर, एनी ऑफ इट्स 2 पार्टनर्स, होल टाइम डायरेक्टर्स, मेंबर्स ऑफ मैनेजिंग कमेटी ऑफ एसोसिएशन और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, एज द केस मे बी, have paid more than rupees 1 lakh as income tax in each of last 2 financial years, for which time limit to file return of income under section 139(1) of Income Tax Act 1961 has expired। मतलब लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स की बात कर रहा है यहाँ बच्चों। ये जो एक्सपायर्ड का मतलब है, जैसे मान लो आप अप्रैल मंथ का बच्चों आप जीएसटी पे कर रहे हो और रिटर्न भरने की लास्ट डेट आपके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2021 की है, आपको ऑडिट कराना पड़ता है 31 अक्टूबर 2021। तो ये इस ईयर की बात नहीं कर रहा, प्रीवियस ईयर 2021, ये कहेगा उससे पहले के 2 साल 1920 और 1819। सेकंड नंबर पे बच्चों, वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन है रिसीव्ड ए रिफंड ऑफ मोर देन 1 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑन अकाउंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण। और थर्ड वन है बच्चों, वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन है डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर एन अमाउंट विच इज इन एक्सेस ऑफ 1% ऑफ टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अप्लाइड क्यूमुलेटिवली अप टू द सेड मंथ इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। कि अब जो अभी करंट मंथ है उससे पहले अगर हम बात करें, जो भी मंथ पास हो गए हैं, तो जो हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी टोटल बनती है उसके 1% से ज्यादा वो अमाउंट पे कर चुका है। और लास्ट वन, वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन इज ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ए पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी, तो भी ये रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी। However, the commissioner or officer authorized by him in this behalf may remove the said restriction after such verification
and such safeguard as the case may deem fit. इसके बाद बच्चों चैप्टर 6 और चैप्टर 7 में कोई अमेंडमेंट नहीं है। चैप्टर 6 है हमारा क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस और चैप्टर 7 है बच्चों हमारा चार्ज ऑफ जीएसटी। चैप्टर 8 बच्चों रजिस्ट्रेशन, इसमें टोटल 4 अमेंडमेंट्स है। फर्स्ट की बात करते हैं, मैं पहले समझाता हूं बच्चों। पर्सन, क्लास ऑफ पर्सन एग्जेम्प्ट फ्रॉम आधार ऑथेंटिकेशन। बच्चों हम ना पहले नॉर्मल प्रोविजन पढ़ लेते हैं कि ये था क्या। तो पहले बच्चों एक्चुअल प्रोविजन ये है, पर्सन टू हुम आधार ऑथेंटिकेशन शैल अप्लाई। अमेंडमेंट से पहले इंडिविजुअल हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑथोराइज सिग्नेटरी ऑफ ऑल टाइप्स, मैनेजिंग एंड ऑथोराइज पार्टनर, कर्ता ऑफ एन एचयूएफ। अब बच्चों गवर्नमेंट ने ना इसका दायरा बढ़ा दिया है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। गवर्नमेंट कहती है कि ये जो फॉलोइंग पर्सन है, द फॉलोइंग पर्सन्स और क्लास ऑफ पर्सन्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम आधार ऑथेंटिकेशन। तो ये जो मैं लिखूंगा इसके अलावा बच्चों जो भी बाकी है वो सारे आधार ऑथेंटिकेशन के लिए लायबल हो गए। मतलब कहीं ना कहीं उसके स्कोप को इंक्रीज कर दिया। तो कौन कौन पर्सन एग्जेम्प्ट है वो मेनली आप समझो। फर्स्ट बच्चों, ए पर्सन हु इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। जो फॉरेन सिटीजन है वो लायबल नहीं है आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। सेकेंड नंबर पे बच्चों डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तीसरे नंबर पे बच्चों लोकल अथॉरिटी। फोर्थ वन स्टैट्यूटरी बॉडी। फिफ्थ वन बच्चों पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। और कोई भी पर्सन जिसने अप्लाई किया हो यूआईएन के लिए, ए पर्सन अप्लाइंग फॉर यूआईएन। ये है बच्चों हमारी पहली अमेंडमेंट। ये बच्चों लिख रखा, एक पर्सन हु इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी, पीएसयू और ए पर्सन अप्लाइंग फॉर यूआईएन। सेकेंड अमेंडमेंट है बच्चों हमारी, गवर्नमेंट ने ना रूल 9 में टाइम लिमिट में थोड़ा चेंज किया है। पहले एक बार ओरिजिनल प्रोविजन समझते हैं और फिर आपको समझ आएगा कि मेनली क्या चेंज किया है। नॉर्मल प्रोविजन ये है बच्चों, जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं उसके 3 डेज के अंदर अंदर, 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर प्रॉपर ऑफिसर हमें रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देता है। और अगर बच्चों हमारी एप्लीकेशन में कोई कमी है तो इसकी इंफॉर्मेशन भी वो हमें 3 डेज के अंदर अंदर देता है। लेकिन ये 3 डेज 21 डेज में कन्वर्ट हो जाते हैं अगर हमने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया। तो गवर्नमेंट ने अब क्या किया है, जो दोनों जगह 3 वर्किंग डेज है इसकी जगह 7 वर्किंग डेज कर दिए और यहाँ 21 डेज को बढ़ाकर बच्चों 30 डेज कर दिया है। एक बार पढ़ते हैं जिस तरह से लिखा है, रिवाइज टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब अंडर रूल 9। Rule 9 of CGST rules which provide provision relating to verification of application for registration and its approval has been amended with effect from 22 December 2020 in the following manner. First बच्चों, time limit for approval of grant of registration. The time limit for approving the grant of registration to the applicant by proper officer if the application and accompanying document are found to be in order has been increased from 3 working days टू 7 वर्किंग डेज। ये याद रखना है कि पहले 3 दिन के अंदर अंदर जो उसको हर हाल में रजिस्टर्ड करना पड़ता था उसकी बजाय उनको 7 डेज का टाइम दे दिया है। फर्दर टाइम लिमिट फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ए पर्सन हु फेल टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन डज नॉट ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन हैज बीन रिड्यूस, और वो 60 दिन से कम करके 30 दिन कर दिया है। सेकेंड नंबर पे बच्चों टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ नोटिस वेयर एप्लीकेशन इज फाउंड टू बी डेफिशिएंट। तो उसमें जहां 3 दिन के अंदर अंदर उनको नोटिस देना पड़ता था उसकी जगह उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 7 वर्किंग डेज। ऐसे लिखा है, द टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ नोटिस इन प्रेस्क्राइब फॉर्म इन केस where the application is found to be deficient either in terms of any information document required to be furnished or where the proper officer required any clarification has been increased to 7 working days from 3 working days from the date of submission of application for registration. Further time limit for issuance of said notice to a person who fails to undergo Aadhaar authentication does not opt for Aadhaar authentication has been increased to 30 days from 21 days। जो नोटिस पीरियड है
वो 21 दिन से बढ़ाकर 30 डेज का टाइम बच्चों वहां कर दिया है। थर्ड अमेंडमेंट है बच्चों, ये जो सर्कमस्टांसेस है व्हेन द प्रॉपर ऑफिसर कैन कैंसल रजिस्ट्रेशन ऑन हिज ओन, इनमें 3 सिचुएशन को और ऐड कर दिया है। वायलेशन ऑफ कंडीशन ऑफ टेकिंग आईटीसी, मिसमैच ऑफ जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B, और वायलेशन ऑफ रूल 86B जो भी हमने पढ़ा है न्यूली इंसर्टेड, टू मेक द जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पर्सन लायबल टू कैंसलेशन। प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो आपका रजिस्ट्रेशन इन 3 केसेस में भी कैंसिल कर सकता है। ऊपर वाले केसेस तो एज इट इज हैं। इन प्रेस्क्राइब सिचुएशन द प्रॉपर ऑफिसर हैज पावर टू सू मोटो कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पर्सन फ्रॉम सच डेट इंक्लूडिंग एनी रेट्रोस्पेक्टिव डेट एज ही मे डीम फिट। द फॉलोइंग पर्सन हैव बीन न्यूली इंसर्टेड इन द सेड लिस्ट ऑफ द प्रेस्क्राइब सिचुएशन। पहली बच्चों, ए रजिस्टर्ड पर्सन अवेल आईटीसी इन वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ CGST एक्ट CGST रूल्स। तो बच्चों वो जो हमारा सेक्शन 16 दे रखा है ना, आप उसकी कोई कंडीशन पूरी नहीं कर रहे और उसके बावजूद आप आईटीसी ले रहे हो, इस केस में प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है इस गलती के लिए। सेकंड नंबर पे, ए रजिस्टर्ड पर्सन फर्निशेस द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन GSTR 1 अंडर सेक्शन 37 for one or more tax period which is in excess of outward supply declared by him in his valid return। बच्चों आप GSTR 1 और GSTR 3B में इंफॉर्मेशन जो है वो अलग अलग दे रहे हैं। यहाँ जो आउटवर्ड सप्लाई की इंफॉर्मेशन है वो 3B से अलग है। आपने ज्यादा टैक्स शो किया है GSTR 1 में, लेकिन जब आप GSTR 3B भर रहे हो तो उसमें आपने कम दिखाया। तो इस सिचुएशन में भी प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। और थर्ड वन, ए रजिस्टर्ड पर्सन वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ 86B। गवर्नमेंट कह रही है 86B में कि अगर आपकी किसी भी पर्टिकुलर मंथ में वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई 50 लाख से ऊपर है तो आप सिर्फ 99% ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का ही इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से क्रेडिट ले सकते हो। 1% तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही पे करना पड़ेगा, लेकिन आपने 100% क्रेडिट ले लिया तो आपकी इस मिस्टेक के लिए भी प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। ये 3 सिचुएशन बच्चों कैंसिलेशन में जहां प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है उसमें ऐड की हैं बच्चों। और फोर्थ अमेंडमेंट है बच्चों हमारी प्रोविजन रिलेटिंग टू सस्पेंशन ऑफ GST रजिस्ट्रेशन अमेंडेड। तो एक बार पहले समझते हैं कि पहले क्या प्रोविजन है इससे रिलेटेड। पहले बच्चों ये है प्रोविजन, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वंस ए रजिस्टर्ड पर्सन हैज अप्लाइड फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और द प्रॉपर ऑफिसर सीक्स टू कैंसिल हिज रजिस्ट्रेशन, proper officer may suspend his registration during pendency of proceeding relating to cancellation of registration filed। मान लो मैं अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना चाहता हूँ, मेरे को कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, मैंने अप्लाई कर दिया, तो इस दौरान जो टाइम लगेगा बच्चों इन प्रोसीडिंग्स में बच्चों, तो उसके लिए प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो हमारा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर सकता है। In this way, a taxpayer is freed from routine compliances, including filing return under GST law during the pendency of proceedings related to cancellation of registration। अब जो बच्चों फर्स्ट पॉइंट है, where the registered person has applied for cancellation of registration, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन ने अप्लाई किया है कैंसिलेशन में, इसमें कोई चेंज नहीं किया अमेंडमेंट में। Where a registered person has applied for cancellation of registration shall be deemed to be suspended from date of submission of the application or the date from which cancellation is sought, whichever is later, pending the completion of proceeding for cancellation of registration। तो इस डेट या इस डेट में से जो भी लेटर है और जब तक कैंसिल हो नहीं जाता उस बीच के पीरियड के लिए रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड किया जा सकता है। सेकंड में बच्चों एक माइनर सा चेंज किया है, ये जो है ना The said person a reasonable opportunity of being heard, इसको हटाया है। मैं पढ़ता हूं पहले। Where cancellation of registration has been initiated by the department on its own motion, where the proper officer has reason to believe that registration of a person is liable to be cancelled, he may, after giving the reasonable opportunity, इसको हटा दो, suspend the registration of such person with effect from a date to be determined by him, pending the completion of proceedings for cancellation of registration। और एक नया इंसर्ट भी किया है। तो एक बार बच्चों अमेंडमेंट को पढ़ते हैं। जैसे अभी हमने फर्स्ट पैरा पढ़ा एज इट इज है,
उसके बाद केस फर्स्ट सेम, केस सेकंड में अगर मैं देखूं तो इन्होंने ये लाइन ऐड कर दी था, प्रॉपर ऑफिसर कैन टेक दिस डिसीजन विदाउट अफोर्डिंग द सेड पर्सन ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। बाकी सब सेम बच्चों। और एक ये नया इंसर्ट किया है केस थर्ड, इसको डिस्कस करते हैं। सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस एनोमलीज, इसका मतलब होता है बच्चों जो मिसमैच होता है, डिस्कवर्ड पोस्ट कंपैरेटिव एनालिसिस लीडिंग टू कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन where a comparison of the return GSTR 3B furnished by a registered person under section 39 with detail of outward supply furnished by him in his GSTR 1 or the detail of inward supply derived based on detail of outward supply furnished by his supplier in their respective GSTR 1 or such other analysis as may be carried out on the recommendation of council show that there are significant differences or anomalies indicating contravention of provision of CGST Act CGST rule leading to cancellation of registration of said person, his registration shall be suspended। तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन से पहले सस्पेंड कर देगा। An intimation shall be sent to said person on the GST portal or by sending a communication to email address highlighted the said differences or anomalies and asking him to explain within a period of 30 days as to why his registration shall not be cancelled। और एक बार आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया, उसके बाद आप तो जब तक सस्पेंशन ओवर नहीं होता shall not make any taxable supply during the period of suspension and shall not be required to furnish any return under section 39। ना तो आप कोई टैक्सेबल सप्लाई कर सकते हो, आप मतलब टैक्स इनवॉइस इशू ही नहीं कर सकते, और ना ही आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। इसके अलावा बच्चों ए रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड शैल नॉट बी ग्रांटेड एनी रिफंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन ऑफ हिज रजिस्ट्रेशन। और अगर आपका कोई रिफंड ड्यू है तो वो भी इस पीरियड में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वो सस्पेंशन आपका ओवर कर सकता है, कैंसिल कर सकता है upon completion of proceeding by the proper officer and such revocation shall be effective from the date जिस दिन उन्होंने सस्पेंशन किया था वहीं से वो कैंसिल कर सकते हैं। और जरूरी भी नहीं कि प्रोसीडिंग कंप्लीट होने के बाद, अगर उसको बीच में भी लगता है कि ये सस्पेंशन कैंसिल होना चाहिए तो वो कर सकता है। फर्दर द सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन में बी रिवोक्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर एनी टाइम ड्यूरिंग द पेनेंसी ऑफ प्रोसीडिंग फॉर कैंसिलेशन इफ ही डीम्स फिट। तो ये बच्चों 4 अमेंडमेंट थी आपकी रजिस्ट्रेशन में। इसके बाद बच्चों चैप्टर 9 के अंदर 3 अमेंडमेंट्स हैं। चैप्टर है हमारा 9 टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स, ई वे बिल इसी के अंदर है बच्चों हमारा। तो फर्स्ट जो अमेंडमेंट है वो ये है, ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी फॉर ऑल रजिस्टर्ड बिजनेस विद एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। 17-18 से किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है तो आपको इनवॉइसिंग कंपलसरी कर दिया। पहले ये लिमिट बच्चों 500 करोड़ थी, फिर गवर्नमेंट ने 100 करोड़ किया और अब इसको कर दिया है 50 करोड़। तो आपने 50 करोड़ याद रखना है। पढ़ते हैं, with effect from 1st October 2020 all registered businesses with an aggregate turnover based on PAN in any preceding financial year from 2017-18 onwards greater than 500 crore were required to mandatory issue invoice for all B2B invoices। फिर उसके बाद अगर देखें तो with effect from 1st January 2021 e-invoicing has been made mandatory for all registered businesses with an aggregate turnover in any preceding financial year from 17-18 onwards greater than 100 crore। Further, the threshold limit for mandatory issuing e-invoice 50 crore with effect from 1st April 2021। तो ये हमारे लिए अमेंडमेंट एप्लीकेबल है। और बच्चों जो सेकंड अमेंडमेंट है वो रूल 138(10) के रिगार्डिंग है, वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई वे बिल कंसोलिडेटेड ई वे बिल। तो बच्चों हमें पता है कि जो जर्नल केस है अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, तो हमें एक दिन मिलता है 100 किलोमीटर के लिए, तो इसको गवर्नमेंट ने 100 से बढ़ाकर 200 किलोमीटर कर दिया है। और उसके बाद बच्चों हर 100 किलोमीटर या पार्ट देयर ऑफ के लिए 1 एडिशनल डे हमें अलाउड होता है, तो इसको गवर्नमेंट ने 200 किलोमीटर कर दिया है। हमें पीरियड का पता है, डेट कैसे काउंट होगी, जैसे आज आपने ई वे बिल जनरेट किया तो कल मिडनाइट पर एक दिन हो जाता है। तो अब ये पहले 100 किलोमीटर के लिए था, अब 200 किलोमीटर के लिए कर दिया। तो इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया है बच्चों। एग्जाम्पल, ए रजिस्टर्ड पर्सन हैज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम इट्स वेयर हाउस टू इट्स डिपो located at a distance of 500 km in the given case if e-way bill was generated before 1st January 2021
it would have been valid for 5 days, क्योंकि हर 100 किलोमीटर के लिए एक दिन मिल रहा था. However, an e-way bill generated on or after 1st January 2021 would be valid for only 3 days, क्योंकि 200 किलोमीटर के लिए एक दिन, फिर अगले 200 किलोमीटर के लिए एक दिन, और फिर उसके पार्ट के लिए अगेन 1 डे, तो आपको टोटल 3 दिन मिलेंगे और कोई इसमें चेंज नहीं है. और बच्चों थर्ड अमेंडमेंट है, blocking of e-way bill generation facility extended to a person whose registration has been suspended. तो बच्चों रूल 138E इंसर्ट किया है इन्होंने. देखो पढ़ते हैं, in order to ensure that registered person do not make any default in filing of GST return, rule 138E has been newly inserted, which provide that no person including a consignor, consignee, transporter, eco or a courier agency shall be allowed to furnish the information in part A of Form GST EWB 01 in respect of following registered person, whether as a supplier or recipient. कि वो जो पर्सन की यहाँ हम बात करेंगे वो चाहे सप्लायर है या रिसिपिएंट है, उसके रिगार्डिंग ना तो वो आप, ना ही दूसरा पर्सन, ट्रांसपोर्टर, इको या कोरियर एजेंसी कोई भी ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकता. पहला कौन सा पर्सन है जिसके लिए कहा है, A person paying tax under composition scheme has not furnished the statement for payment of self-assessed tax for 2 consecutive quarters. उसने 2 लगातार क्वार्टर में अपने सेल्फ असेस्ड टैक्स की पेमेंट की स्टेटमेंट फर्निश नहीं की. Second, a person paying tax under regular scheme has not furnished GSTR 3B for 2 consecutive tax period and has not furnished GSTR 1 for any 2 months or quarter as the case may be. और लास्ट वन है बच्चों, a person whose registration has been suspended as per rule 21A of the CGST rules. इन लोगों को रेस्ट्रिक्ट कर दिया बच्चों ई-वे बिल जनरेशन के लिए. तो बच्चों अभी मैं यहीं तक करा रहा हूं, बस एक और चैप्टर में अमेंडमेंट है हमारी, रिटर्न अंडर जीएसटी. चैप्टर 10 में कोई अमेंडमेंट नहीं है. चैप्टर 12, 13 जो कि हमारा एग्जम्पशन अंडर जीएसटी और बेसिक कंसेप्ट है, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है. चैप्टर 10 हमारा पेमेंट अंडर जीएसटी, उसमें भी कोई अमेंडमेंट नहीं है. इसमें QRMP स्कीम बताई है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों सेकंड वीडियो में. बाय बच्चों.